नियुक्तियां, स्टाफिंग, अब इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। ध्यान देंगे, अगर इस टॉपिक को देखा जाए तो यह ध्यान में आता है कि इसके अंतर्गत विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। बिल्कुल सही है, लेकिन इस हेडिंग के तहत इस बात का भी ज्ञान होता है कि किसी कर्मचारी की नियुक्ति से लेकर उसकी सेवानिवृत्त होने की स्थिति तक की पूरी जो प्रक्रिया है प्रबंध के इस कार्य के तहत निर्धारित होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी संस्था या उपक्रम में ससमय किसी पद पर विभिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति होती है, जो कि कोई न कोई एक पद होता है, उस पद का अपना कोई न कोई एक नाम होता है। तो पद के अनुरूप सही व्यक्ति की नियुक्ति करना नितांत आवश्यक होता है। नियुक्ति करने में यदि जरा से भी भूल हुई तो संस्था का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसको ससमय प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि किसी पद पर सही व्यक्ति की नियुक्ति किया जाए। इसके लिए प्रबंध के इस तीसरे महत्वपूर्ण कार्य स्टाफिंग, नियुक्तियां को ध्यान में रखना होता है, इसे महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि इसके अंतर्गत किसी पद पर जिस व्यक्ति की नियुक्ति हो रही है, वास्तव में वह व्यक्ति उस पद के लायक है या नहीं, इस बात की जानकारी सर्वप्रथम करनी होती है। अब यदि वह व्यक्ति उस पद पर कार्य करने के लायक है तो वास्तव में उस व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए, और नियुक्ति होने के बाद की जो प्रक्रिया है, अर्थात प्रशिक्षण देना इत्यादि बातों को ध्यान में रखते हुए उसे संस्था के कार्य के रूप ट्रेन भी करना होता है, जो कि प्रबंध के अंतर्गत आता है। तो खैर, यहाँ पर देखा जाए तो किसी कर्मचारी की नियुक्ति से लेकर उसके सेवानिवृत्त तक की जो बातें हैं, उन सभी बातों को ध्यान में रखना होता है। तो इन्हीं बातों को बिंदुशः दर्शाया गया है, जिसके बारे में क्रमशः जानकारी दी जाएगी। नंबर 1, कर्मचारियों का चयन। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी संस्था में हम जैसे तैसे किसी व्यक्ति विशेष की नियुक्ति नहीं करना चाहेंगे। एक प्रबंधक की हैसियत से कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि जैसे तैसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जाए। यदि ऐसा होगा तो वह व्यक्ति जिसकी नियुक्ति की जा रही है वो संस्था के कार्यों को ठीक ठाक से कर नहीं पाएगा, या वो जिस पद पर रखा जाएगा उस पद के गरिमा के अनुसार कार्य नहीं कर पाएगा। तो कहीं न कहीं संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति की यदि किसी पद पर नियुक्ति करने की बात आती है, इस बात का ध्यान रखना होता है कि वह व्यक्ति वास्तव में उस पद पर कार्य करने के योग्य है कि नहीं है। तो इसका निर्धारण करना होता है, जो कि कर्मचारियों का जो चयन बिंदु है इसके तहत आता है कि कर्मचारियों को नियुक्ति करनी वो किस प्रकार से करनी है। क्या उनके लिए कोई परीक्षा आयोजित की जाएगी, जैसे कि रिटेन, वाइवा इत्यादि जो परीक्षाएं होती हैं, इस प्रकार की परीक्षाएं उनके लिए आयोजित करनी है, या कैसे उनका नियुक्ति करना है। तो इस प्रकार से जो पहला बिंदु है, इस बात को ध्यान में रखना होता है। नंबर 2, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। देखिए, जिन कर्मचारियों की नियुक्ति संस्था में हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि वह उस पद के अनुरूप योग्य है, तभी उनकी नियुक्ति की गई है। तो नियुक्ति हो जाने के बाद की जो बात आती है कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, इसके तहत संस्था के जो कार्य हैं, यानी संस्था में जिस प्रकार के क्रियाकलाप हो रहे हैं या होते हैं, उनके बारे में उनको ट्रेनिंग दिलाने की व्यवस्था की जाती है। अर्थात संस्था में एक अच्छे ट्रेनर की व्यवस्था की जाती है, और उस ट्रेनर के माध्यम से जो नए कर्मचारी नियुक्त हुए रहते हैं उनको प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है, ताकि वह अपने कार्य को सुचारू रूप से कुशलतापूर्वक कर सके। इसलिए बेहद जरूरी है कि कर्मचारियों की नियुक्ति हो जाने के बाद सीधे उन्हें कार्य नहीं सौंपा जाता है, बल्कि उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको प्रशिक्षण दिलाने का भी कार्य प्रबंध के अंतर्गत ही आता है।
तो इस प्रकार से दूसरे बिंदु के तहत देखा जाए तो कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, इसके तहत यह बतलाया जाता है कि संस्था में किस किस प्रकार के कार्य होते हैं और उन्हें किस प्रकार से आपको करना है। कहीं पर कोई दिक्कत यदि आती है तो उन दिक्कतों उन कठिनाइयों का सामना करके आप मतलब कैसे उन कठिनाइयों को आसानी से उनका समाधान कर पाएंगे, इन तमाम बातों की जानकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना बिंदु के तहत आता है, जो कि ट्रेनर के द्वारा, एक प्रशिक्षक के द्वारा ये क्रियाकलाप किया जाता है। नेक्स्ट नंबर थर्ड, कर्मचारियों की कार्यक्षमता बनाए रखना। जाहिर सी बात है कि प्रत्येक संस्था में या किसी उपक्रम में कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी व्यक्ति विशेष हैं, उनकी अपनी कार्यक्षमता होती है। तो दिन प्रतिदिन कार्यक्षमता में गिरावट आती है, लेकिन उनकी कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए इस पहलू पर ध्यान देना होता है कि उनके मन में संस्था के प्रति कभी भी नकारात्मक बातें न आए। इसके लिए समय समय पर उनकी मीटिंग्स लेना, उनकी राय जानना, उनकी किसी समस्या का समाधान करना, इन तमाम पहलुओं पर ध्यान देना होता है, जो कि कर्मचारियों की कार्यक्षमता बनाए रखने बिंदु के तहत आता है। यानी किसी भी प्रकार से संस्था में जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनकी कार्यक्षमता में गिरावट इस प्रकार से न आए कि अपने कार्य में शिथिलता बरतना शुरू कर दें। तो इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रख करके उनको प्रोत्साहित करना होता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, समय समय पर उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना तब की जाती है जब वास्तव में उन्होंने अच्छा कार्य किया। यदि अच्छा कार्य किया है, यदि किसी कर्मचारी ने अच्छा कार्य किया तो उसके कार्य की सराहना होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए और उपहार स्वरूप कुछ उन्हें देना चाहिए। तब जाकर के उनके मन में संस्था के प्रति कार्य करने का जो लगाव है, जो आत्मीयता है, वो और बढ़ता है। नेक्स्ट नंबर 4 जो बिंदु है, कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन एवं पदोन्नति। जाहिर सी बात है कि संस्था में जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जैसे तैसे किसी कार्य को यदि कर दें तो संस्था कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी। कहीं न कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाएगा, संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से चूक भी सकती है। तो इस बात पर ध्यान देना होता है कि कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन एवं पदोन्नति। तो सर्वप्रथम जितने भी कर्मचारी संस्था में कार्य कर रहे होते हैं, ससमय उनके कार्यों का मूल्यांकन होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि कभी पता चलेगा कि वास्तव में कौन सा कर्मचारी ठीक प्रकार से कार्य कर पा रहा है और कौन सा कर्मचारी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पा रहा है। अगर कहीं पर कोई कमी है तो उस कमी को दूर करने के लिए प्रयत्न करने की बात आती है, जो कि प्रबंधक जो व्यक्ति होता है वह इस पहलू पर ध्यान देता है, उनके लिए अलग व्यवस्था की जाती है। तो कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन करना होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, एवं पदोन्नति। यदि वास्तव में किसी कर्मचारी का जो कार्य है वो प्रशंसनीय, सराहनीय है, तो जाहिर सी बात है कि ससमय यानी उसका पदोन्नति का समय आ गया है, जैसा कि नियम व शर्त जो निर्धारित किया जाता है नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक की स्थिति के अंतर्गत, तो उसके हिसाब से यदि किसी कर्मचारी के प्रमोशन यानी पदोन्नति का समय आ गया है तो उसे ससमय पदोन्नति देनी चाहिए। इसमें कहीं हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5वां बिंदु है कर्मचारियों का स्थानांतरण एवं उचित वेतन नीति। जाहिर सी बात है कि क्या होता है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि उपक्रम या कोई संस्था बड़ी है और उसका कोई ब्रांच है, कोई शाखा है, तो यदि संस्था बड़ी है, उपक्रम बड़ा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर उस संस्था का कोई ब्रांच है या विभिन्न जगहों पर उसका ब्रांच है, तो इस प्रकार से क्या करना चाहिए, कर्मचारियों का स्थानांतरण यानी कर्मचारियों का जो ट्रांसफर करने की बात है, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। ससमय उनका ट्रांसफर यानी उनका स्थानांतरण होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे कार्य में निरस्ता नहीं आती है। अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उस नए स्थान पर उन्हें पूरे ऊर्जा के साथ कार्य करना होगा। वो भी इस चीज़ को जानेंगे कि भाई हम नए स्थान पर आए, हमें नए ठीक प्रकार से कार्य करना होगा। यदि ठीक प्रकार से कार्य नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना हमें ही करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से
कर्मचारियों का स्थानांतरण ससमय होना चाहिए एवं उचित वेतन नीति। तो उचित वेतन नीति का मतलब यही बात बताई गई है कि नियमतः जिस कर्मचारी का जितना वेतन बनता है उसका वेतन उसे मिलना चाहिए। किसी भी कर्मचारी के साथ वेतन नीति के तहत कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। वास्तव में जो वेतन नीति में निर्धारित है उस नीति के तहत, सैलरी पॉलिसी के तहत प्रत्येक कर्मचारी को ससमय वेतन मिलना चाहिए, तभी वो पूरी ऊर्जा के साथ संस्था में कार्य करेंगे। और नेक्स्ट नंबर 6वां बिंदु है कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त नीति निर्धारित करना। वास्तव में देखा जाए तो सबकी अपनी कार्यक्षमता होती है और उम्र के साथ साथ कार्यक्षमता में गिरावट आना स्वाभाविक है, तो इसी के लिए सेवानिवृत्ति की व्यवस्था भी की जाती है। तो खैर एक उम्र का पड़ाव होता है, अमूमन वर्तमान में देखा जाए तो 62 वर्ष उम्र निर्धारित किया गया है सेवानिवृत्ति के संदर्भ में। खैर यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि संस्था, जिस संस्था में कर्मचारी नियुक्ति पाए हुए हैं उस संस्था का इस प्रकार से अपना कोई नियम कानून यदि है उसके तहत वह रिटायरमेंट दे सकता है, सेवानिवृत्ति दे सकता है। लेकिन अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो जो नियम तो सभी संस्थाओं पर लागू होता है उसके तहत ही सेवानिवृत्ति दी जाए। तो कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त नीति निर्धारित करना, तो वास्तव में इसके तहत देखा जाए तो संस्था के अपने जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं जो कि निर्धारित किए गए हैं, उसके तहत संस्था प्रबंधक अपने संस्था में कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनकी सेवानिवृत्त की जो नीति है उसका निर्धारण करते हैं और उसी नीति के तहत उनको सेवानिवृत्ति दी जाती है। अर्थात वह कर्मचारी जब उस उम्र तक पहुंच जाते हैं, अमूमन देखा जाए तो 62 वर्ष की उम्र यदि निर्धारित की गई है सेवानिवृत्ति के लिए कि संस्था में, और कोई कर्मचारी 62 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है तो उसे सेवानिवृत्ति आवश्यक रूप से दी जाती है, अनिवार्यतः दी जाती है और ससम्मान सेवानिवृत्ति देना चाहिए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो प्रबंधन के कार्य के अंतर्गत जो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है नियुक्तियाँ, स्टाफिंग, इसके बारे में विधिवत जानकारी आप सभी को दी गई। फिर भी यदि किसी बिंदु को लेकर कोई प्रश्न बनता है तो निसंकोच आप सभी दयावान पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर ससमय दिया जाएगा। धन्यवाद।